नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चरण पादुका योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई बहनों से किए गए वादे को चरण पादुका योजना के माध्यम से पूरा कर रही सरकार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादित आदेश को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया बयान, कहा मीडिया पर नहीं लगेगा प्रतिबंध। जगदलपुर नगर निगम की उदासीनता के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, लालटेन और मोमबत्ती जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चरण पादुका योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार जनता से किए गए वादों को निभा रही है। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई बहनों से किए गए वादे को चरण पादुका योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अरुण साव ने कहा कि भाजपा सरकार मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए पहले दिन से ही प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 22-23 जून के छत्तीसगढ़ दौरे पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लगातार प्रदेश आना, खासकर बस्तर क्षेत्र की तरक्की, नक्सल उन्मूलन और अन्य योजनाओं की प्रगति को लेकर रुचि लेना छत्तीसगढ़ के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि अमित शाह हर पहलू पर विस्तार से जानकारी लेते हैं और केंद्र से सहयोग भी सुनिश्चित करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले अपनी पार्टी की दुर्दशा की चिंता करनी चाहिए। चरण पादुका ये फिर से जो तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को देने का हमने वायदा किया था। जिस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जंगलों में जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण करने और उनके पैरों में कांटा ना गड़े, पैरों को तकलीफ ना हो, इसलिए चरण पादुका ये योजना हमने प्रारंभ की है और उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक और मोदी की गारंटी हम पूरा करने वाले हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना होता है। छत्तीसगढ़ की अलग अलग प्रकार की योजनाओं की जानकारी और विशेषकर बस्तर क्षेत्र की तरक्की और बेहतरी, बस्तर में नक्सली उन्मूलन, इन सब विषयों को लेकर वो लगातार आते हैं, चर्चा करते हैं और उससे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है। तो निश्चित रूप से जब आने का उनका कार्यक्रम निर्धारित होगा, एक बार फिर छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ, छत्तीसगढ़ के हित में काम होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की दुर्दशा की चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तत्परता से, गंभीरता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन चल रहा है। बीते दिनों राजधानी रायपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी के बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की थी। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादित आदेश के जारी होने के बाद से प्रदेश के पत्रकारों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पत्रकारों के विरोध को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए संबंधित आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाना इस आदेश का उद्देश्य नहीं है। लेकिन प्रदेश के पत्रकारों की मांग है कि जिस तरह मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए लिखित आदेश जारी किया गया है, उसी तरह उस आदेश को खारिज करने की बात भी लिखित रूप में जारी की जानी चाहिए। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूं, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और
मासिक अखबारों की जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। जगदलपुर नगर निगम की उदासीनता के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, वीर सावरकर और शिव मंदिर वार्ड में स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर लालटेन और मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों के लंबे समय से बंद पड़े रहना है। राजेश चौधरी ने बताया कि विद्युत सामग्री की भारी कमी के चलते कई वार्डों में अंधेरा पसरा हुआ है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त और महापौर को पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। प्रदर्शन में शामिल स्थानीय नागरिकों ने भी निगम प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, जिस प्रकार से महापौर जी ने चुनाव के पहले वार्ड में जाके एक चमकीला सपना दिखाया था, और चुनाव के जस्ट बाद हर वार्ड में अंधेरा पसरा हुआ है, और इस अंधेरे से परेशान वार्ड वासियों ने फोन करके अवगत कराया। और उसके बाद हम वार्ड में जब भ्रमण पे जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कई स्ट्रीट लाइटें बंद है बहुत सारे वार्डों में। तो हमने एक ज्ञापन दिया महापौर जी और आयुक्त महोदय को, ज्ञापन देकर बताया कि ऐसा ऐसा समस्या, और जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि महापौर जी ने 10 दिन का समय मांगा, और उनका समय मांगे हुए भी 20 दिन हो गया है, और आज दिनांक तक उस पत्र पे, ज्ञापन पे भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और कोई कार्रवाई भी नहीं है, धरातल में शून्य है। जिसको लेकर हम उन अंधेरे वार्डों में जा रहे हैं और लालटेन जलाकर निगम का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, और वार्ड वासियों का भी ध्यान आकर्षण करके कि ये जो झूठ और फरेब से जो वोट मांगते हैं, उनके बरगलाने पे आकर जो ट्रिपल इंजन लगाने के बाद बत्ती गुल हो गया है, ऐसी पुनरावृत्ति वार्डवासी भी ना करें, और इन्हें भी समझ में आए कि जो वोट मांगकर हमने सरकार बनाया है, और उसके बाद ये ठेकेदार का हवाला देते हैं, न्यायालय का हवाला देते हैं। जनता ने उन्हें न्यायालय का हवाला और ठेकेदार के हवाले के लिए नहीं चुना है, जनता ने अपनी मूलभूत सुविधा के लिए उन्हें चुना है, और मूलभूत सुविधा में आज पूरी तरह से नगर निगम फेल है, और हमारी रणनीति के अनुसार हम काम कर रहे हैं, और जल्द ही नगर निगम का घेराव भी करेंगे। देखिए, 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है संजय पांडे को महापौर बने हुए, 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है किरण देव को विधायक बने हुए, और 4 महीने के बाद नगर निगम के जगदलपुर के वार्डों के गलियों से लाइट गोल है। नगर निगम इस पर कोई प्लान नहीं कर पा रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। महिलाएं हमारी अंधेरे रास्ते से गुजरने में डर रही है, वार्डों के गलियों में अंधेरा पसेरा है, और सरकार मौन है। कुल मिलाकर सरकार की कोई जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती? किरण देव जी और ये अभी महापौर जो चुन कर आए हैं संजय पांडे ने बड़े बड़े वादे किए थे, आखिर संजय पांडे जी के वादे कहाँ हैं? 4 महीने से अधिक समय आपको बने हो गया, और लाइट
वार्डों में नहीं है, आपको लेकर इस पर कोई प्लान नहीं है, कोई गंभीरता दिखती नहीं है। और महापौर निधि का खर्च आप कहाँ करना चाह रहे हैं? संजय पांडे जी और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, आप दोनों को आके जनता को जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही तय करते हुए, विपक्ष की राजनीति करते हुए वार्डों में लालटेन लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि ये कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार जागे। महापौर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अंधेर नगरी चौपट राज का शासन चल रहा है। जन सरोकार से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। इनकी क्या भूमिका है इस पर एक बोलने को कोई तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और ये सुशासन त्यौहार मनाते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वार्डों में लाइट नहीं है, क्या का सुशासन? कुल मिलाकर संजय पांडे जी से संभल नहीं रहा। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति शराब के नशे में चूर होकर खुलेआम कलेक्टर को चुनौती देता नजर आ रहा है। आरोपी वीडियो में यह स्वीकार करता है कि वह अवैध शराब बेचता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। वायरल वीडियो में आरोपी खुद को अवैध शराब विक्रेता बताते हुए शराब के रेट तक गिना रहा है। उसे यह भी कहा कि अगर कलेक्टर या महिला समिति में दम है तो आकर उसे रोक कर दिखाएं। आरोपी ने यह भी दावा किया कि वह अवैध शराब बेचकर ही अपने परिवार का पेट पाल रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ग्राम लिमतरा के सरपंच ने संबंधित शराबी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह शराबी लंबे समय से शराब बेच रहा था तो क्या इसकी जानकारी सरपंच और पुलिस को नहीं थी? अगर थी तो पहले कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यह मामला सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ शराब दुकानों के लाइसेंस देने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ शराबी अब कानून और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ था जो कि लिमतरा का निवासी एक व्यक्ति अपने आप को बता रहा था और शराब बेचता हूँ ऐसा बोल रहा था। वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसके घर पे रेड कार्रवाई की गई। वह व्यक्ति राम कुमार यादव जो है वो लिमतरा निवासी है। चेक किया गया किंतु उसके द्वारा शराब बेचना नहीं पाया गया। गाँव में भी तस्दीक की गई जिसका शराब बेचना नहीं पाए जाने के उपरांत भी उसको थाने लेकर के आकर के उससे पूछताछ की गई और वीडियो के संबंध में जानकारी लेने पर उसके द्वारा नशे की हालत में इस प्रकार का वीडियो जो है बनाना और इसको वायरल बाद में होना ऐसा उसके द्वारा बताया गया। तो विगत 10 जून को ही जैसे ही वीडियो के बारे में पता चला था उस पर तत्काल हमने प्रतिबंधक धाराओं के तहत कार्रवाई कर दी थी और बिलासपुर पुलिस का यह प्रहार जो है अवैध गतिविधियों पर लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए अमित शाह के दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाह 22 जून की शाम रायपुर पहुंचेंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस राज्य में स्थापित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। विजय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार इस यूनिवर्सिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और साथ ही एक अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब का भी निर्माण किया जाएगा। 22 जून को इसका भूमि पूजन होना है। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह कैंप क्षेत्र में प्रवास करेंगे और इसके बाद 23 जून को वापस लौटेंगे। 22 और 23 तारीख को यहाँ है। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की जमीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की जरूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे
और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है, उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है एनएफएसयू का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की जमीन साथ में लगी हुई है, जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वह भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये एनएफएसयू का कैंपस बनेगा, तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए। तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी एनएफएसयू की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है, उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा, तो इस नाते उनका आना है। साथ ही साथ बैठके हैं, प्रशासनिक बैठके हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है, और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस आएंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह क्या करने आ रहे हैं यह तो वही बताएंगे, लेकिन राज्य की स्थिति भयावह है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, सहकारिता विभाग उनके पास है, फिर भी स्थिति बिगड़ी हुई है। किस लिए आ रहे हैं तो वही बताएंगे। यहाँ तो स्थिति भयावह है, खाद मिल नहीं रहा है, सहकारिता उसके पास विभाग है, किसी जगह किसी सोसाइटी में चलिए डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, क्या देखने आ रहे हैं? वो खदान रेकी करने आ रहे हैं। बिलासपुर जिले के एक नामचीन होटल पैट्रिशियन में बुधवार देर रात पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने होटल में दबिश दी, जहां कमरा नंबर 2008 में संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके से 5 युवक और 2 युवतियों को शराब व हुक्का पीते हुए पकड़ा। इस कार्यवाही में कोटपा एक्ट के तहत सभी के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस ने मौके से शराब और हुक्का भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार संदिग्ध कमरा तुषार अग्रवाल के नाम पर बुक था, जबकि मौके पर दीपेश हरिरमानी, नवीन पाल, रोहन हाजरा, अविनाश सिंह ठाकुर, अजय मौर्य समेत 2 युवतियां मौजूद थी। रेड के दौरान होटल प्रबंधन से पूछताछ की गई और एंट्री रजिस्टर की जांच की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में बांग्लादेशी नागरिकों की उपस्थिति और सेक्स रैकेट से जुड़ी गतिविधियां हो रही हैं, जिसके बाद कार्यवाही की गई। हालांकि इस पहलू पर पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। सिरगिट्टी पुलिस ने कार्रवाई की है। कल रात्रि को करीबन 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बाहरी व्यक्ति होटल पर स्टेशन में आकर रुके, जिसमें पुलिस ने सभी कमरों को चेक किया। कमरा नंबर 2008 पे हमको कुछ लड़के और लड़की मिले जो कि हुक्का पी रहे थे, जिसमें पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोर्ट के तहत कार्रवाई की है। इसके साथ ही पुलिस ने जब होटल प्रबंधन से पूछताछ की तो पता चला कि होटल किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे था और 5 उसमें उसके अतिरिक्त 5 अन्य व्यक्ति वहां पर रुके थे, जिस पर होटल प्रबंधन को नोटिस दिया गया। आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर के लाल बाग मैदान के पास स्थित झीरम शहीद स्मारक, जो बस्तर की शहादत की याद दिलाने वाला पवित्र स्थल है, अब शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। यह वही स्मारक है जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन अब इन प्रतिमाओं के नीचे बैठकर शराबखोरी हो रही है। शराबियों ने स्मारक की संरचना तक को नुकसान पहुंचाया है। हमारे संवाददाता बास्की ठाकुर जब मौके पर पहुंचे तो स्मारक के पास कांच की टूटी बोतलें, शराब के रैपर और गंदगी बिखरी हुई मिली। स्मारक के कुछ हिस्से, खासकर प्रतिमाओं के नीचे की संरचना तोड़ी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नशे में धुत व्यक्ति ने जानबूझकर इस ऐतिहासिक स्थल पर तोड़फोड़ की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्मारक आईजी ऑफिस और सिटी कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर है। फिर भी असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बिना किसी डर के यहाँ शराब पीते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। लालबाग स्थित जो शहीद स्मारक है और जो झीरम मेमोरियल बना हुआ है, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो शहीद कर्मा जी की मूर्ति है उसके आसपास एवं अन्य जगहों पे शराब की बोतलें फेंकी गई है। इसकी खबर हमें सूचना मिली थी। इसके तहत अब लगातार पेट्रोलिंग हम ऑलरेडी उस एरिया में कर रहे हैं और आज शाम से उस एरिया में पेट्रोलिंग और बढ़ा दी जाएगी। जो जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कार्य किया गया है उसको पता करने के लिए हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और जल्द से जल्द ये पता कराएंगे कि किनके द्वारा ये चीज़ किया गया है। लगातार उस एरिया में, चूंकि वो पब्लिक एरिया है, वहाँ पे महिलाएं भी शाम के वक्त लालबाग एरिया में घूमती है, इस वजह से उस एरिया में पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाएगी और जो हमारी महिला रक्षा टीम है उसको भी उस एरिया में घुमाया जाएगा। किसी के भी द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।
भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूर्व मंत्री व बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल रायगढ़ पहुंचे और एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की। अमर अग्रवाल ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित भाजपा सरकार ने बीते 11 वर्षों में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में आतंकवाद अपने चरम पर था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक कदमों से भारत ने यह साबित किया कि वह हर आतंकवादी चुनौती से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के प्रति समर्पित 11 साल पूरे किए। इस 11 साल में सुरक्षा, जो किसी भी देश की सरकार का पहला कर्तव्य है, उसमें 100% आम देशवासियों को एहसास हुआ है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है। पहले एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा जो विश्व में हमारे नागरिक हैं, जब भी संकट आया, चाहे रूस यूक्रेन के समय में आया हो, आज अगर इजराइल हो, इसका देखे हो, पूरी सफलता के साथ उनको वापस लाना और देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद 146 जिले से 6 जिले में समेटना, उससे आम जनता का विश्वास बढ़ा है। आज सड़कों के मामले में अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है कि 11 साल में सड़कों का जाल जितनी तेजी के साथ भेजा हुआ है, आज उसी के कारण हमारी आर्थिक तरक्की भी हो रही है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुंवरी बाई बघेल की खून से सनी लाश जंगल में झाड़ियों के बीच मिली, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर कुंवरिया बाई खेत की ओर निकली थी। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान गाँव के बाहरी इलाके में टावर लाइन के पास झाड़ियों में उनकी लाश मिली। महिला के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिससे यह स्पष्ट है कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को खून के धब्बे, एक पेड़ की कटी हुई डंगाल और अन्य अहम सुराग मिले हैं। इन साक्ष्यों से संदेह जताया जा रहा है कि हत्या में इन चीजों का इस्तेमाल किया गया होगा। हाँ, पुलिस अपना भरपूर प्रयास कर रही है और जैसे ही इसमें कोई नए तथ्य सामने आएंगे उससे बताया जाएगा। गौरेला थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 भट्ट मोहल्ले में दशगात्र कार्यक्रम के दौरान पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों पर पिता पुत्र ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक भाई को गंभीर चोटें आई है, जबकि दूसरे को मामूली चोट लगी है। घटना बुधवार देर रात की है। मोहल्ले में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद दशगात्र का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे संदीप भट्ट और सौरभ भट्ट भी शामिल हुए थे। उसी दौरान पास ही रहने वाला गोविंदा भट्ट पुराने जमीन विवाद को लेकर दोनों भाइयों से उलझ गया। पहले तो गाली गलौज कर वह चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने पिता सेवा सिंह के साथ हाथ में तलवार लेकर लौटा और अचानक संदीप पर हमला कर दिया। भाई को बचाने आए सौरभ पर भी आरोपियों ने तलवार से वार किया। इसके बाद पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में दोनों भाई गौरेला थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।